एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसको कंप्लीट करें, फिर आगे हम ट्रांजिस्टर को आगे बढ़ाएंगे। और वो टॉपिक है सोलर सेल। सोलर सेल हेडिंग लिख लो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। सोलर सेल। सोलर सेल। सोलर सेल, सौर सेल कह सकते हैं, सोलर सेल कह सकते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला सेल। तो ये एक ऐसा सेल है या एक ऐसा डिवाइस है कह सकते हैं जिसके द्वारा हम कौन सी ऊर्जा को, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाए, ठीक बात है। तो सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करता है उसको देखा जाए। इसमें एक पीएन संधि डायोड होता है, ये रहा पीएन संधि डायोड। ये पी क्षेत्र हो गया, एन क्षेत्र हो गया, बीच में ये अवक्षय परत बन गई, इतनी डिप्लेशन लेयर जिसको कहते हैं, अवक्षय परत। पी क्षेत्र में आपको मालूम है क्या होते हैं, होल होते हैं, एच लिख देता हूं मैं इसको। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त, बहुसंख्यक आवेश वाहक। और ये जो क्षेत्र बचा अवक्षय परत, इसमें पी क्षेत्र में जो अवक्षय परत होती है उसमें नेगेटिव आयंस होते हैं, अचल ऋण आयन। और एन क्षेत्र में क्या बचता है, अचल धन आयन होते हैं। यही हमने कहानी बनाई थी, ठीक है। अब चूंकि सोलर सेल तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब सोलर सेल का नाम ही सेल है, मतलब ये भी एक सेल की तरह काम करना चाहिए। तो इसका एक सिरा धनात्मक और एक सिरा ऋणात्मक हो जाना चाहिए, जिससे कि दो सिरों के मध्य एक विद्युत वाहक बल मिल जाए और उस विद्युत वाहक बल से हम धारा बना लें या जो है लोड प्रतिरोध को जोड़ दें तो वहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज प्राप्त हो। तो ये होता है इसका फ्रंट एरिया, ये वाला एन क्षेत्र में, और ये होता है बैक एरिया, ठीक है, फ्रंट। और ये होता है बैक का, पीछे वाला एरिया। इन दोनों एरिया से एक एक तार निकाल के और सिंपल यहाँ हम एक लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अब आप देख रहे हो इसमें कहीं भी हमने कोई बाहर से सेल नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि सेल तो हमें खुद बनाना है। इसके पहले एक और हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, उसका एक और डिवाइस इसके ठीक पहले, वो कौन सा डिवाइस था, फोटो डायोड, जिस पर लाइट हम डाल रहे थे, ठीक है ना। ये सोलर सेल है, इसमें भी हम लाइट डाल रहे हैं, लेकिन लाइट डालने पर फोटो सेल में क्या हो रहा, फोटो डायोड में क्या हो रहा था कि धारा बन रही थी। इसमें भी लाइट डालने पर धारा बनती है, लेकिन बिना सेल के। देखो कैसे, जैसे ही हम ये जो संधि होती है यहाँ पर लाइट एनर्जी को यहाँ पर गिराते हैं, ठीक है, लाइट एनर्जी को गिराते हैं तो इस अवक्षय परत के अंदर
अभी फिलहाल कोई भी गतिमान आवेश वाहक नहीं थे, लेकिन अब लाइट गिराने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल के जोड़े उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होते हैं कैसे उत्पन्न होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो टूटते हैं, तो बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी पा करके एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी जगह होल बन गया, तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहाँ गति करेंगे? वो क्या होता है कि इसके अंदर जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है इस धन और ऋण आयन के कारण, किधर होता है वो धन से ऋण की ओर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन होल बन गए, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल की बात करूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन बना एक होल बना, तो इलेक्ट्रॉन तो इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करेगा और होल इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जब आंतरिक विद्युत क्षेत्र की विपरीत गति करता है तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। और ये जो अवक्षय परत है इसका एरिया भी हम बड़ा बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा अवक्षय परत चौड़ी लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे लाइट उत्पन्न करने से। तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, इधर गति करते करते वो यहाँ पर किसी से अट्रैक्ट तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सेल लगा नहीं है कि उसके धन सिरे से अट्रैक्ट हो जाए, तो वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इस फ्रंट पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो फ्रंट पर इकट्ठे हो गए तो यहाँ हो जाते हैं, ये पूरा फ्रंट ऋण आवेशित हो जाता है। और ये जो होल है जो उत्पन्न हुआ था वो इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। तो इधर बहुत सारे होल जब इस दिशा में गति करेंगे तो यहाँ इनको अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है, तो ये यहाँ पर ये यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो इसका मतलब ये सिरा जो बैक वाला है वो धन प्रकार का बन जाता है। तो एक सिरा बन गया ऋण प्रकार का, एक सिरा बन गया धन प्रकार का, तो इसलिए धन और ऋण के बीच में एक बाहरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब ये एक विद्युत क्षेत्र बन गया। और इस विद्युत क्षेत्र के बीच में, या विद्युत क्षेत्र कहें या कहें अपन इसको विद्युत वाहक बल, क्योंकि एक सिरा धन है और एक सिरा ऋण है, तो विद्युत वाहक बल बना। और इस विद्युत वाहक बल के कारण ही हम यह लोड प्रतिरोध में धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा इसका सिद्धांत है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा ये डायग्राम बनाओ और लिख लेते हैं। लिखो। सोलर सेल विद्युत वाहक बल, सोलर सेल विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने का एक तरीका है। इसमें अवक्षय परत थोड़ी सी बड़ी रखते हैं, अवक्षय परत थोड़ी सी बड़ी रखते हैं। जब प्रकाश ऊर्जा कैपिटल E ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा Eg, इसका मतलब है कि जब ऐसी प्रकाश ऊर्जा जो कि वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा की हो, ऐसी प्रकाश ऊर्जा जो वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा की ऊर्जा हो, तो जब प्रकाश ऊर्जा E ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा Eg सोलर सेल पर आपतित होती है, तो
बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं। तो बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं, ब्रैकेट में लिख दो, संधि पर जो जंक्शन बन रहा है वहां पर, संधि पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न होते हैं। आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन बताइए कहां से कहां गति करते हैं इलेक्ट्रॉन आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण? P से N की ओर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन P से N की ओर गति करते हैं। P से, बिल्कुल सही अनुराग, P से N की ओर गति करते हैं, P से N की ओर गति करते हैं, जिससे कि फ्रंट कांटेक्ट, यानी जो फ्रंट संपर्क है, फ्रंट कांटेक्ट ऋण आवेशित हो जाता है, फ्रंट कांटेक्ट ऋण आवेशित हो जाता है, और होल N से P की ओर गति करते हैं, और होल N से P की ओर गति करते हैं, होल N से P की ओर गति करते हैं, होल N से P की ओर गति करते हैं। इसलिए बैक कांटेक्ट, पीछे वाला संपर्क तल, बैक कांटेक्ट धन आवेशित हो जाता है, बैक कांटेक्ट धन आवेशित हो जाता है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब एक बार इसका ग्राफ पूछ लिया गया, एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है इसका, सोलर सेल का, 2016 या 17 में नीट में जो AIPMT के नाम से जानी जाती थी, सीधे सीधे ग्राफ पूछ लिया गया था। और ये ग्राफ था कि धारा और वोल्टेज के बीच में अगर ग्राफ खींचें, धारा और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचें तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। इसके दर्शन कर लो। यहां पर होती है ये पॉइंट शॉर्ट सर्किट करंट, ISC का मतलब है लघु पथन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट, ये पॉइंट ISC शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। और जिस यहाँ से ये बढ़ते ये यहाँ से इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर इस जगह पर एक पर्टिकुलर बोल्ट पर ये हो जाती है, इसको ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। तो ये है VO, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ये ओपन शॉर्ट सर्किट करंट, और ये है ओपन सर्किट वोल्टेज। सीधे सीधे इस ग्राफ को ध्यान रखना है, एज इट इज ग्राफ एनसीईआरटी में दिया है तो ऐसे याद रखो। ओपन सर्किट वोल्टेज, तो इतना सा ही है बस, इसमें थोड़ा सा प्रिंसिपल है। अब क्या क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं सोलर सेल के, 3-4 क्वेश्चन छोटे छोटे थियोरेटिकल पूछेंगे, इसमें से कोई आएगा। तो पहला, सोलर सेल किस अवनति में लगाते हैं? किसी अवनति में नहीं लगता, इसमें सेल ही नहीं होता। बाहर से कोई सेल लगाते हो क्या? अग्रवनति पश्चवनति नहीं होता, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। दूसरा, सोलर सेल में कितनी प्रकाश ऊर्जा आपतित करनी चाहिए? वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा या बराबर। सिलिकॉन का बना है तो 1.1 से ज़्यादा, जर्मेनियम का बना है तो 0.74 या 0.67 जो भी दिया है उससे ज़्यादा, ठीक है। 1 मिनट आ रहा हूँ।
और एक ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, क्वेश्चन बोलो। अवक्षय परत, हाँ, अवक्षय परत का जो साइज है वो अन्य की तुलना में क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। क्यों होता है? ज़्यादा लाइट प्रवेश कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न हो सके। ठीक है। फिर फ्रंट कांटेक्ट नेगेटिव, बैक कांटेक्ट पॉजिटिव बनता है, मतलब N वाला नेगेटिव बनता है और P वाला ही पॉजिटिव बनता है। और क्वेश्चन क्या पूछेंगे, अवक्षय परत के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करते हैं, P से N की ओर, और होल N से P की ओर इसके अंदर गति करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये केवल ग्राफ का पूछ लेगा कि सोलर सेल का ग्राफ कौन सा है, तो ये ग्राफ है। ठीक है ना। तो बना लिया सबने, नोट कर लिया। ट्रांजिस्टर पर, और ट्रांजिस्टर में जो हमारा चल रहा था, एक बार हम रिवाइज करेंगे उसको। ये सब पढ़ लिए थे। कितने प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी, एनपीएन वगैरह। एनपीएन ट्रांजिस्टर का कार्यविधि हो गई थी, पीएनपी की भी हो गई थी। ठीक है, ये सब। और मेरे ख्याल से अभिलाक्षणिक गुण भी समझा दिए थे मैंने, पीएनपी के और एनपीएन के अभिलाक्षणिक गुण हो गए थे। अब जो हमें करना है आज वो है यहाँ से, ये तो हो गया था। यहाँ से स्टार्ट करना है, कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो इसकी हेडिंग लिख लो, और ये डायग्राम जो है ये ज़रा आप 1-2 मिनट के अंदर ये डायग्राम बना लो पहले, जैसा बनाए वैसा फिर मैं समझाता हूँ। और 1-2 मिनट का मैं ज़रा ब्रेक ले रहा हूँ एक। ठीक है, ज़रा इनसे बात कर लूँ 2 मिनट।
अब देखिए, लिख लिया ये, मैं आपको अब शुरू से समझाता हूँ। एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, ये सब मैं मिटा रहा हूँ, अब पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर लिखते हैं। 2 मिनट का बोला था, 2.5 मिनट हो गए। देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है कि जैसा इसमें लिखा है ना, कॉमन बेस, हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ आधार, ठीक है। ट्रांजिस्टर को जोड़ने का तरीका, ट्रांजिस्टर को सर्किट में जोड़ने का तरीका, 3 तरीके होते हैं। इनको हम ट्रांजिस्टर के जोड़ने की विधाएं भी कहते हैं। तो पहला तरीका है, क्योंकि कोई भी अगर आपके पास एक परिपथ है तो उस परिपथ में 2 इनपुट होते हैं, ये 2 इनपुट में 2 तार होते हैं और आउटपुट में भी 2 तार होते हैं। ये सिंपल सी कहानी होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। अब इनपुट में जो सिग्नल्स देते हैं, वो सिग्नल्स जो होता है ना, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोई भी ये डिवाइस है, तो जैसा डिवाइस है अपनी प्रकृति के अनुसार उनको बूस्ट करेगा, उनको प्रवर्धित करेगा, प्रवर्धित करके आउटपुट में निकाल देगा। ये तरीका होता है। जैसे अगर ये एम्पलीफायर है तो हम यहाँ पर अगर एक छोटा सा इधर एक माइक लगा दें, ये माइक लगा दिया, तो इसमें हम कुछ बोलेंगे, 2 तार जाएंगे ऐसे, इस एम्पलीफायर में जाएंगे, उनको बढ़ाएगा वो सिग्नल्स को, क्योंकि माइक क्या करता है, इसके अंदर एक डायफ्राम होता है, वो कंपन करता है। तो हम जो बोलते हैं ना, तो कंपन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके अंदर छोटी सी मैग्नेट होती है, उस पर कॉइल लपेटी होती है। जब हम बोलते हैं तो वो कॉइल उस डायफ्राम से कनेक्ट होती है, तो मैग्नेट के ऊपर ऐसे वाइब्रेट करती है। तो जैसे जैसे वाइब्रेट करती है उसी के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वो म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ते हैं। जैसे एक कुंडली को चुंबक के अंदर बाहर इस तरह से किया जाए तो विद्युत बनती है, तो वही यहाँ पर विद्युत ऊर्जा बनती है। अब यहाँ पर साउंड एनर्जी बदल गई विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा गई इसके अंदर। अब वो विद्युत सिग्नल बहुत कमज़ोर होते हैं, तो ये जो एम्पलीफायर होता है इसको प्रवर्धक कहते हैं, प्रवर्धक। और ये इसी ट्रांजिस्टर का बना होता है। तो ये प्रवर्धक क्या करेगा, उस कमज़ोर विद्युत सिग्नल को प्रवर्धित करेगा और आउटपुट में दे देगा। आउटपुट में यहाँ पर हम एक ये स्पीकर लगा देते हैं, तो स्पीकर से फिर वो लाउड साउंड यानी तेज आवाज़ सुनाई देती है। यही सभी प्रकार के जो एम्पलीफायर्स हैं उनका प्रिंसिपल है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि इनपुट में 2 तार, आउटपुट में 2 तार। ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक बनाना है, उसमें होते हैं केवल 3 तार। तो एक तार को अपने को कॉमन रखना पड़ता है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। तो अगर हम बेस को कॉमन रखें, आधार को कॉमन रखें, तो उसको कहते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है। अगर हम एमीटर को कॉमन रखें तो होता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अगर हम कलेक्टर को कॉमन रखें तो वो होता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। कॉमन बेस का मतलब ऐसे हो जाएगा, पहले बेस बना लिया जाए। ये यहाँ पर हम मान लो एनपीएन ट्रांजिस्टर बना रहे हैं तो ऐसा बना लिया, और ये कॉमन ले लिया। इनपुट में 2 तार निकाल दिए, आउटपुट में 2 तार निकाल दिए, बेस क्या हो गया, कॉमन। इनपुट को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, ये सबको पता है। आउटपुट को रिवर्स बायस में रखते हैं। इनपुट को रखते हैं किस में, अग्रवनत में, और आउटपुट को रखते हैं पश्चवनत में। अग्रवनत में रखेंगे प्रतिरोध कम होगा, पश्चवनत में रखेंगे प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जब कॉमन एमीटर बनाएंगे तो बेस यहाँ बना लेते हैं, एमीटर यहाँ होता है, इस कलेक्टर अपनी जगह पर ही रहता है। तो ये इनपुट सर्किट हो गया और ये हो गया आउटपुट सर्किट, ठीक है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस कम यानी फॉरवर्ड बायसिंग, और इधर रिवर्स बायसिंग लेते हैं। कॉमन कलेक्टर लेंगे तो पलट देंगे, ये सी नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये 2 ही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में दिया है वो कॉमन एमीटर है। तो हम ये 2 ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में भले ही 1 दिया है, हम ये 2 पढ़ेंगे। तो हमें 2 ही पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। तो देखें, अब हम देखते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर। जैसा मैंने बताया, ये बेस है, ये बना लिया इधर, ये इस तरह से, और चूंकि एरो बाहर की तरफ है
तो ये कौन सा सर्किट होगा, कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, NPN होगा। NPN में एरो बाहर रहता है एमीटर पर, तो ये एमीटर NPN, ये हो गया आपके पास एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। अब बेस को कॉमन रखना है एमीटर और इधर से, तो क्या करेंगे, पहले हम एमीटर और बेस में एक फॉरवर्ड बायसिंग के लिए एक सर्किट बनाएंगे। तो एमीटर बेस में अपने को एक बैटरी जोड़नी है, एक सेल जोड़ना है। तो ये इधर N है, तो N को किससे जोड़ना पड़ेगा, बैटरी के P से, के N से, N से, N को N से, तो N को N से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये N को हमने N से जोड़ा, ये पॉजिटिव, ये N, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये VEB मतलब E और B के बीच में लगने वाली बैटरी। इधर आ जाओ, कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस जोड़ा RL, जिसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, और यहाँ चूंकि N है तो हमें जोड़ना पड़ेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा लेते हैं, पश्चवनत में वोल्टेज ज़्यादा लगता है तभी वो करंट बनती है, अग्रवनत में वोल्टेज कम लगता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे सेल लगाएं या 2 ही सेल लगाएं, ठीक है। ये पश्चवनत हो गया, प्लस माइनस से जुड़ा है, और इस तार को नीचे खींच के ऐसे हम जोड़ देते हैं, तो ये बन गया हमारे पास कॉमन बेस। बेस दोनों में कॉमन आ गया है। क्लियर हुई बात। अब बात उठती है कि धारा कैसे बनेगी। तो धारा कौन सी दिशा में बहेगी उसको निकालना बड़ा आसान है। ये देख लो एरो किधर है, एरो बाहर की तरफ है, तो एरो हमेशा एमीटर पे ही होता है और बाहर की तरफ है, तो ये IE धारा बन गई, एमीटर धारा। एमीटर धारा जब इधर है तो सोचना ही नहीं है, बाकी दोनों धाराएं इसके अंदर ही होंगी, क्योंकि IE बराबर IB प्लस IC होता है, ठीक है। किरचॉफ लॉ से अगर ये बाहर की तरफ है तो ये दोनों अंदर होंगी, और ये अंदर है तो दोनों बाहर होंगी, ठीक है। ये इधर गई, ये इधर गई, तो ये हो गई कौन सी धारा, आप देखो यहाँ बना दूँ मैं, एमीटर धारा IE, आधार धारा IB, कलेक्टर धारा IC। अब हम C और ये बेस है, C और B के बीच में वोल्टेज कितना बना, तो वो लिख देते हैं VCB। ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज है, C और बेस के बीच में वोल्टेज है। कलेक्टर और वोल्टेज के बीच में कितना विभवांतर है वो नापा जाएगा VCB से। यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं तो VCB नापेगा, ठीक है। और ये कलेक्टर धारा इधर बह रही, तो लोड में भी कलेक्टर धारा ऊपर जाएगी, तो यहाँ इसके परित, रेजिस्टेंस के परित कितना वोल्ट आएगा, वो आएगा RIC इंटू RL, V इक्वल टू IR से, तो ये लिख दिया IC इंटू RL, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ये 2 गैप मैंने खुले छोड़ दिए हैं। इस गैप में ही हम सिग्नल्स देते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो माइक लगा दिया इन 2 सिग्नल में, 2 तार के बीच में, ठीक है, या कोई और सिग्नल्स दे रहे हैं तो इन 2 पॉइंट के बीच में देंगे। वो सिग्नल्स जो होते हैं ना, वो साइनोसॉइडल होते हैं, यानी परिवर्ती होते हैं, और साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के अनुसार परिवर्ती हो सकते हैं। तो ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन बनाया, मतलब ये साइन फंक्शन पूरा बनेगा, अभी केवल आधा बना है। तो जैसे साइन में ये प्लस है, अब ध्यान देना, यहाँ पर हमने जोड़ा ये वाला फंक्शन प्लस का, तो जैसे ही हम यहाँ पर प्लस का ये जोड़ेंगे, प्लस की पहली पल्स जोड़ेंगे, ये प्लस पल्स है, आधे चक्र में ये धनात्मक है, तो होता ये है कि ये धन होगा और ये ओबियसली ऋण होगा। जैसे रेक्टिफायर में पढ़ा था, यहाँ प्लस है, प्लस पल्स है, तो यहाँ क्या होगा, प्लस, यहाँ माइनस। एक ये प्लस है तो ऊपर वाला प्लस कर देना बस, तो ओबियसली नीचे वाला माइनस हो ही जाएगा। अब जरा सोचो, ये अगर हम प्लस माइनस नहीं लगाते, सीधे तार जोड़ देते, तो ये था VEB वोल्टेज। लेकिन अगर हमने ये प्लस माइनस लगाया तो ये भी तो एक छोटा सा सेल ही बन गया, ये प्लस ये माइनस बना कि नहीं। अब बताओ, ये पूरा, ये दोनों श्रेणी में है या प्रति श्रेणी में है, श्रेणी में है या प्रति श्रेणी में है, बोलो। नहीं पढ़े, देखो ऑनलाइन वाले तुरंत बताते हैं, बिल्कुल सही है, प्रति श्रेणी में है। देखो आप लोग पढ़े नहीं, ये होती है श्रेणी क्रम, 2 सेल प्लस माइनस जुड़े हों, इसमें श्रेणी में दोनों का विद्युत भागबल E1 E2 है, तो नेट विद्युत भागबल आता है E1 प्लस E2।
प्रतिश्रेणी ये होती है कि एक सेल दूसरे सेल की पोलैरिटी चेंज कर दो। तो ये अगर E1 ज़्यादा है और ये E2 कम है तो अब नेट EMF आएगा E1 माइनस E2, इसको कहते हैं प्रतिश्रेणी। इसी तरीके से समांतर और प्रति समांतर भी होते हैं। तो अब ये बताओ, ये श्रेणी में है कि प्रतिश्रेणी में है? प्रतिश्रेणी में है। एंटी सीरीज है, प्रतिश्रेणी है तो विभव घटेगा और श्रेणी है तो जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये पहली पल्स जब पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव सिग्नल इस पे जाता है, तो ई और बी के बीच में नेट विभवांतर कम हो जाता है, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग कम हो जाती है। फॉरवर्ड बाइसिंग का जो इनपुट वोल्टेज है वो कम हो जाता है। समझ में आई बात? ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग का इनपुट वोल्टेज कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। अब सुनो, फॉरवर्ड बाइसिंग का इनपुट वोल्टेज कम हुआ तो ये आई भी कम हो जाएगी, वी इन कम हुआ, लेस हुआ, तो क्या कम होगा? इसके कम होने से आई कम होगा। आई कम होगा तो चूंकि आई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है, आई कम हो गया तो दोनों भी थोड़े थोड़े कम होंगे, तो आई सी और कम हो जाता है अचानक, बहुत ज़्यादा। आई सी में ज़्यादा कमी आती है, ठीक है। आई बी में तो नगण्य मात्रा में कमी आएगी क्योंकि वैसे ही कम होती है वो। तो आई सी कम हो गया। अब इधर से देखो, ये वी सी बी निकालते अगर हम वी सी बी, तो धारा विद्युत में पढ़ा होगा आपने, ये वोल्टेज है, ये ईएमएफ है ई, ये आंतरिक प्रतिरोध है आर, ये धारा इधर जा रही है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर किरचॉफ के नियम से। और जब ये सेल चार्ज हो रहा होता है तो V इक्वल टू E प्लस आई आर होता है। तो यहाँ पर ये सेल से ऊपर की तरफ धारा जा रही है, IC जा रही है, तो VCB क्या होगा बताओ? ECB माइनस IC, और ये होगा क्या? L, ठीक है, ये होगा। अब इस चित्र इसमें देखना, यहां पर चूंकि IC कम हो चुका था, तो ये VCB क्या होगा? कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि इसमें से अब हम बहुत ज़्यादा घटा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा घटाएंगे तो कम और कम घटाएंगे तो ज़्यादा। तो यहाँ पर हम बहुत बड़ी संख्या को घटा के, यहाँ पर IC की वैल्यू ज़्यादा घट गई है। जब ये ज़्यादा घट गई है तो इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई, तो VCB का मान बढ़ गया। नॉर्मल वैल्यू से इस VCB का मान बढ़ गया, सामान्य मान से इसका मान बढ़ गया। तो इसका मतलब जब ये प्लस होता है तो यहाँ का मान, आउटपुट में वोल्टेज का मान सामान्य मान से ज़्यादा होता है। जब सामान्य मान से ज़्यादा होता है तो इसको कहते हैं समान कला, यानी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज समान कला में है। ये प्लस है तो ये भी सामान्य मान से ज़्यादा है, तो इसका मतलब दोनों कैसे हैं? समान कला में हैं, सेम फेज में हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कॉमन बेस एम्पलीफायर में एक बहुत अच्छा कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट के जो सिग्नल होते हैं वो समान कला में होते हैं, उनके बीच में कलांतर शून्य होता है। क्लियर हुई बात? और क्योंकि सामान्य से ज़्यादा बढ़ गया, अब ये प्लस हो और ये सामान्य से नीचे हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि दोनों कैसे हैं? विपरीत कलाओं में हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कॉमन बेस में इनपुट और आउटपुट में जो सिग्नल्स होते हैं वो समान कला में होते हैं कि विपरीत होते हैं? तो सिंपल बात है, समान कला में होते हैं। तो ये कुछ कहानी समझ में आई। अब अगर मान लो मैं इस नेगेटिव पल्स की आधी नेगेटिव की बात करूं, तो आधे नेगेटिव की बात करूं तो देखो अब यहाँ क्या होगा? अभी लिखना कुछ नहीं है, सब मैं लिखवा दूंगा। ये नेगेटिव हो तो ये माइनस, ये प्लस। अब ये दोनों कैसे हो गए? श्रेणी हो गए। श्रेणी हो गए तो वोल्टेज V इन क्या होगा? उल्टी कहानी, ज़्यादा, तो IE ज़्यादा, IC ज़्यादा, ये ज़्यादा, तो ये कम तो नॉर्मल वैल्यू से कम यानी नीचे, ठीक है। इसका मतलब ये नेगेटिव तो ये नॉर्मल वैल्यू से कम नीचे, तो ये प्लस तो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा, ये कम, ये नेगेटिव तो नॉर्मल वैल्यू से कम। इसका मतलब जैसा ये है वैसा ही है, बस बड़ा हुआ है या नीचे की तरफ बड़ा हुआ है। तो सिग्नल प्रवर्धित तो हो गए, साथ साथ समान कला में है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम सिस्टमेटिक वे में इसको लिख लेते हैं। अब आपने चित्र बना लिया होगा इसका, देखिए अब यहां पर ये नीचे वाली पल्स के लिए इनपुट सेक्शन इज फॉरवर्ड बायस, हिंदी में बोल रहा हूं। इनपुट निवेशी अग्रवनत में और आउटपुट यानी कि क्या कहते हैं निर्गत को पश्चवनत में रखते हैं VEB और VCB बैटरी के साथ। ठीक है, निवेशी अग्र अभिनत एवं निर्गत पश्च अभिनत में EEB व ECB बैटरी के साथ रखते हैं। द करेंट IE, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो। IE बराबर क्या होता है, IB प्लस IC होता है। ठीक है, और ICRL इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, किरचॉफ लॉ से ये लास्ट इक्वेशन लिख लो। VCB इक्वल टू क्या होती है, ECB माइनस ICRL, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बता दी कैसे होती थी। VCB बराबर ECB माइनस ICRL, लिखो जल्दी। अब देखिए अगले पार्ट में जो क्रिया विधि थी कैसी, फेज रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड द इनपुट सिग्नल, निवेशी और निर्गत सिग्नल के मध्य कला संबंध, कला में संबंध। निवेशी और लिख लो, निवेशी अब तो लिखना ही है, मैंने समझा तो दिया ही है। निवेशी और निर्गत सिग्नल के मध्य कला में संबंध, कला में संबंध। देखो हम ये देख चुके थे, मेन फार्मूला VCB बराबर क्या था, ECB माइनस ICRL, यही था। पहले हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये अंग्रेजी में लिखा होगा, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा इसको। ये कहते हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल, फॉरवर्ड बायस ऑफ N टाइप एमीटर डिक्रीजेज सिंस एमीटर इज नेगेटिवली बायस्ड। हिंदी में लिख लो, पहले धनात्मक अर्ध चक्र में N प्रकार के उत्सर्जक यानी एमीटर, N प्रकार के उत्सर्जक ब्रैकेट में लिखो एमीटर का अग्र अभिनत वोल्टेज घटता है। अग्र अभिनत वोल्टेज घटता है, कैसे घटता है समझाया था, प्रति श्रेणी बन गए थे इसलिए घटता है। फिर दूसरा पॉइंट, दिस डिक्रीज द एमीटर करंट एंड द कलेक्टर करंट।
यह उत्सर्जक धारा भी घटाता है और कलेक्टर धारा यानी संग्राहक धारा भी घटाता है। यह उत्सर्जक धारा भी घटाता है और संग्राहक धारा भी घटाता है। बेस करंट इज वेरी स्मॉल, आधार धारा बहुत कम होती है। आधार धारा बहुत कम होती है। आधार धारा बहुत कम होती है। अगला पॉइंट, इन कॉन्सिक्वेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL डिक्रीजेस। परिणाम स्वरूप लोड प्रतिरोध पर विभव पतन घट जाता है। परिणाम स्वरूप लोड रेजिस्टेंस पर, लोड प्रतिरोध पर विभव पतन घट जाता है। और समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 था, VCB बराबर ECB माइनस ICRL, मतलब ICRL ये घट जाता है, यही तो विभव पतन है, ICRL ये घट जाता है, तो VCB क्या हो जाएगा, सामान्य मान से बढ़ जाएगा। समीकरण 2 से VCB सामान्य मान से ऊपर बढ़ जाता है। VCB सामान्य मान से ऊपर बढ़ जाता है। VCB सामान्य मान से ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है। अतः निवेशी धनात्मक संकेतों या सिग्नल के लिए, निवेशी धनात्मक सिग्नल के लिए निर्गत में धनात्मक सिग्नल ही प्राप्त होता है। 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 ठीक है। अब आ जाओ दूसरा चक्र, जो नीचे ऋणात्मक अर्धचक्र था, लिखो नेगेटिव हाफ साइकिल, ऋणात्मक अर्धचक्र, ऐसे हेडिंग लिख लो, ऋणात्मक अर्धचक्र। ऋणात्मक अर्धचक्र, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ एन टाइप एमीटर इंक्रीजेस। तो लिखो ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान, निवेशी ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान, निवेशी ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान, निवेशी ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान एन प्रकार के उत्सर्जक की फॉरवर्ड बायसिंग, एन प्रकार के उत्सर्जक की फॉरवर्ड बायसिंग यानी अग्रविनत, एन प्रकार के उत्सर्जक की फॉरवर्ड बायसिंग यानी अग्रविनत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अग्रविनत बढ़ जाती है। अब श्रेणी में हो जाता है इसलिए बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। यह उत्सर्जक धारा बढ़ाती है, यह उत्सर्जक धारा बढ़ाती है, यह उत्सर्जक धारा बढ़ाती है एवं संग्राहक धारा भी बढ़ती है। यह उत्सर्जक धारा बढ़ाती है एवं संग्राहक धारा भी बढ़ती है। संग्राहक धारा भी बढ़ती है। आधार धारा बहुत कम होती है। आधार धारा बहुत कम होती है। परिणाम स्वरूप वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL इंक्रीजेस। परिणाम स्वरूप लोड प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाते हैं, विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं। अतः समीकरण 2 से अब देखो ICRL ये विभव पतन है, बढ़ गया तो VCB क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अतः VCB सामान्य मान से नीचे घट जाता है। VCB सामान्य मान से
नीचे घट जाता है, सामान्य मान से नीचे घट जाता है, सामान्य मान से नीचे घट जाता है। ठीक है, अतः निवेशी ऋणात्मक सिग्नल के लिए, निवेशी ऋणात्मक सिग्नल के लिए निर्गत ऋणात्मक सिग्नल ही प्राप्त होता है। निवेशी ऋणात्मक सिग्नल के लिए, निवेशी ऋणात्मक सिग्नल के लिए निर्गत ऋणात्मक सिग्नल ही प्राप्त होता है। इनपुट में नेगेटिव है तो आउटपुट में भी क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव ही मिल रहा है। इसलिए अंत में कह सकते हैं, जो यहां मैंने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां लिख लो, इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज, अतः निवेशी और निर्गत समान कला में होते हैं। निवेशी और निर्गत समान कला में होते हैं। समान कला में होंगे तो कलांतर शून्य होगा। ठीक है, दोनों में कलांतर शून्य होता है, फाई की वैल्यू 0 होती है, समान कला में होते हैं। ये बात क्लियर हो गई सभी को? ये बात क्लियर हो गई सभी को? बोलो। पूजा पाल, नीरज कुशवाहा, अनुराग, शालिनी, आरुषि, अंजलि, शगुन, रोहित, निशा और कौन कौन प्रेजेंट हो गए इसमें? रोहित कुमार, देवकी, प्रभाकर सिंह, प्रभाकर सिंह ने क्या बोला है? एनपीएन के ये आगे समझ नहीं आ रहा। चलो ये क्लियर है। अब देखते हैं, देखिए यहां पर क्या हुआ कि जब अपन ने इधर एक सर्किट बनाया था पीछे, और उस सर्किट में इनपुट से आउटपुट में हमें कुछ सिग्नल मिले, तो सिग्नल मिले तो कुछ लाभ हुआ, प्रवर्धक हुआ, यानी लाभ हुआ। क्या क्या लाभ हुआ? धारा में भी लाभ हुआ, वोल्टेज में भी लाभ हुआ, शक्ति में भी लाभ हुआ। ठीक है, तो इन लाभों को एक विशेष कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे एक होता है धारा लाभ, इसको शुद्ध हिंदी में धारा लब्धि भी कहते हैं, करंट गेन। तो ये गेन कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं कि निर्गत में कितनी धारा है उसमें भाग दे दो निवेशी धारा से। निवेशी सिग्नल में कितनी, निवेशी परिपथ में कितनी धारा बह रही थी और निर्गत में कितनी प्राप्त हुई। निर्गत में कौन है इसमें? आईसी, और निवेशी में कौन है? आईई। बस यही होगी, ये तो कॉमन है, ये बेस धारा नहीं लेनी। तो आईसी बटे क्या कर दो? आईई। तो जितना गुना आया उतने धारा लाभ हुआ। अगर यहां मान लो धारा लाभ 2 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें निवेशी की तुलना में निर्गत में 2 गुनी धारा मिल रही है। ऐसे ही होता है वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ में आउटपुट में कितना वोल्टेज मिला और इनपुट में कितना वोल्टेज था, उनका अनुपात वोल्टेज लाभ होगा। ऐसे ही होता है शक्ति लाभ, पावर गेन। आउटपुट में कितनी शक्ति थी, पावर पी आउट, और इनपुट में कितनी शक्ति है, पी इन, तो पी आउट बटे पी इन, ये कहलाएगा क्या? शक्ति लाभ। क्लियर हुई बात? तो इसको कहते हैं शक्ति लाभ। तो इन विभिन्न लाभों को देखते हैं। गेन इन कॉमन बेस एम्पलीफायर। ठीक है, ओवेनिस्ट आधार प्रवर्धक में विभिन्न गेन, विभिन्न लाभ। नंबर 1 होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, या इसको कहते हैं करंट गेन या धारा लब्धि। इसको लिख लो हिंदी में धारा लाभ या धारा लब्धि। लाभ ही लिख लो, बहुत कठिन क्यों लिखें। अब ये धारा लाभ 2 तरीके से होता है, या तो प्रत्यावर्ती धारा हो या डीसी धारा हो। डीसी धारा होगी तो सिंपल हो जाएगा आईसी अपॉन कितना, आईई, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये करना है बस। और अगर एसी होगी तो उसकी जगह डेल्टा आ जाएगा बस, धारा में परिवर्तन, निर्गत धारा में परिवर्तन बटे निवेशी धारा में परिवर्तन, और कुछ नहीं करना। तो इसी बात को यहाँ लिखा है, देखिएगा, डीसी धारा लाभ
डीसी धारा लाभ। आपको ये लैंग्वेज लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखें, इसको अल्फ़ा से प्रकट करते हैं। अल्फ़ा बराबर आई सी अपॉन आई ई, ब्रैकेट में वी सी बी का मतलब है यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो चिपका हुआ है कि हम निर्गत वोल्टेज, कॉमन कलेक्टर वोल्टेज जो है उसको नियत रखते हैं, ये नियत होता है, इसको चेंज नहीं करते। आपको याद इतना ही रखना है बस। तो अल्फ़ा बराबर क्या हुआ, आई सी अपॉन आई ई। ऐसे ही एसी करंट गेन हो तो सूत्र लिखेंगे अल्फ़ा एसी बराबर डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई ई। इसका मतलब है, ये सूत्र में उपयोग नहीं करेंगे इसका मतलब है कि निर्गत वोल्टेज कांस्टेंट है। ठीक है, आपको जो याद रखना है वो ये याद रख लो, अल्फ़ा बराबर आई सी अपॉन आई ई, ये दिमाग में होना चाहिए बस। एसी हो तो डेल्टा हो जाएगा और एसी नहीं है तो केवल यही रहेगा। तीसरा होता है वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ, आप ये लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, वोल्टेज लाभ सीधे लिखेंगे। वोल्टेज लाभ को एपी से प्रकट करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, एपी यहां लिख दूं, एपी बराबर आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, बस। एपी बराबर आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। अब आप कहोगे आउटपुट क्या है, तो आउटपुट था सी बी, सी और बी के मध्य वोल्टेज, तो डेल्टा वी सी बी लिखेंगे, इनपुट में डेल्टा वी आई बराबर, और क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ V इक्वल टू आई आर होता है, तो इसको क्या लिखोगे, आई आउटपुट यानी आई सी इंटू आर एल यानी आर आउट बटे इनपुट में आई ई इंटू आर इन। आई सी अपॉन आई ये होता है अल्फ़ा, ये होता है अल्फ़ा, और आर ओ बटे आर इन यानी आउटपुट प्रतिरोध बटे इनपुट प्रतिरोध, इसको कहते हैं प्रतिरोध लाभ, प्रतिरोध लाभ, प्रतिरोध लाभ। तो एपी बराबर अल्फा गुणा प्रतिरोध लाभ भी होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है ए पी, ये ए भी चल रहा था, ए भी डेल्टा आई सी आर ओ अपॉन डेल्टा ई आर आई बराबर, इसको कहेंगे क्या अल्फा, और आर ओ बटे आर आई को क्या कहेंगे रेजिस्टेंस गेन यानी प्रतिरोध लाभ। ठीक है, प्रतिरोध लाभ मतलब आउटपुट प्रतिरोध बटे इनपुट प्रतिरोध, लाभ का मतलब ही है आउटपुट बटे इनपुट। तीसरा होता है पावर गेन, शक्ति लाभ, एसी पावर गेन या शक्ति लाभ, शक्ति लाभ, इसको हम एपी से प्रकट कर सकते हैं, एपी। तो एपी बराबर पहले तो यह सूत्र बनेगा आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति, पी आउट अपॉन पी इन। तो पी आउट बटे पी इन बराबर, पी को लिख सकते हैं, पी इक्वल टू होता है ना फॉर्मूला वी आई, तो डेल्टा वी सी इंटू डेल्टा आई सी बटे डेल्टा वी आई गुणा डेल्टा आई। ठीक है, और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में भी अभी लिख दूंगा चलो, और इसको हम फिर अल्फा स्क्वायर रेजिस्टेंस गेन कहते हैं। कहाँ लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ, और साथ सिंपल लैंग्वेज में देखो, ए पी बराबर हमने क्या बताया, पी आउट बटे पी इन। पी आउट को लिख सकते हैं वी आउट इंटू आर आउट अपॉन पी इन को वी इन इंटू आर इन, ये भी लिखा जा सकता है। वी ओ बटे वी आई क्या होता है बताओ, ये था वी ओ बटे वी आई वोल्टेज लाभ, तो ए भी गुणा प्रतिरोध लाभ, ये भी एक सूत्र बना। ठीक है, फिर देखना ए भी बराबर क्या था, इधर से देखो, ए भी बराबर अल्फा गुणा रेजिस्टेंस गेन, तो ए भी को लिख सकते हैं अल्फा गुणा प्रतिरोध लाभ। ठीक है, तो या इसको लिख लो V इक्वल टू आई आर। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो चलो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। अब एक पावर का फॉर्मूला एक और होता है, मालूम है आपको, V इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, यहाँ पर P की जगह पर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है एक फार्मूला। एक मिनट, यहाँ ऐसा लिखेंगे, ये दोबारा लिख देता हूँ, कहाँ गया, ए पी
बराबर वी ओ बटे कितना, वी इन, क्या लिख रहा हूँ, ए पी बटे ए पी बटे, अरे पी आउट अपॉन पी इन। पी को क्या लिखेंगे बोलो, पी को वी आई, तो वी आउट इंटू आई आउट अपॉन वी इन इंटू आई इन। देखो वी आउट को क्या लिखोगे, आई आर, तो आई आउट इंटू रेजिस्टेंस आउट, ठीक है, इंटू आई आउट ही था ये। नीचे वी इन को क्या लिखोगे, आई इन इंटू आर इन इंटू बोलो या आई इन। अब आप देख रहे हो आर आउट और आर आउट कितने हो गए, यहाँ पर आई आउट और आई आउट कितने हो गए, आई स्क्वायर, और इंटू आर, इधर आई इन और आई इन, आई स्क्वायर इंटू इन। तो इसको लिख पाओगे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इंटू प्रतिरोध लाभ, ये आंसर है। ठीक है, बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई ना। लिख लिया, नहीं तो दूसरे पेज पे लिख दूं, समझ लोगे। यानी तो एक और पेज पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो। हाँ, पहले इसको तो नोट कर लो, फिर एक और पेज पे समझा देता हूं। देखो एक बार और देख लो, हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया था धारा लाभ। बोलो, धारा लाभ को हमने किससे डिनोट किया, अल्फा से, वो था आई सी बटे आई ई। ठीक है, इसी डी सी के लिए याद रख लो। फिर हमने लिया वोल्टेज लाभ, वोल्टेज लाभ, इसको हमने नाम दिया ए वी। ठीक है, एडवांटेज वोल्टेज का। तो ये क्या था, ए वी, एक तो पहला सूत्र आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज एक्चुअली वीसीबी था, कलेक्टर और बेस वोल्टेज, और वी इन लिख सकते हैं। इसी को चूंकि वी इक्वल टू आई आर होता है, तो इस वी आउट को हम आई आउटपुट इंटू आर ओ लिख सकते हैं। वी इन को आई इन इंटू आर आई लिख सकते हैं। आई ओ क्या था, ये आउटपुट में करंट कौन सी थी, कलेक्टर करंट थी। तो इसलिए हम इस यहाँ पर जो ओ है उसको हम सी कलेक्टर करंट लिख सकते हैं। और इनपुट में कौन सी करंट थी, इनपुट में एमीटर करंट थी। आई सी बटे आई अभी लिखा है अल्फा इंटू आर ओ अपॉन आर आई। आर ओ अपॉन आर आई फिर से क्या होता है, ये प्रतिरोध लाभ होता है, तो इसको हम प्रतिरोध लाभ कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शक्ति लाभ की। शक्ति लाभ, शक्ति लाभ यानी कि इसमें कि पावर गेन। देखो ये था एपी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब एक सूत्र होता है P बराबर, एक क्या दो तीन सूत्र आपने पढ़े हैं, देखें। जैसे P बराबर एक था वी आई, P बराबर था आई स्क्वायर आर, P बराबर था वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। इन्हीं से हम और भी अन्य सूत्र बना सकते हैं। जैसे P इक्वल टू वी आई से बनाएं, तो वी आई से बनाएं तो वी आउट इंटू आई आउट, आई आउट मतलब आई सी बटे पी इन यानी वी आई
और आई इन यानी कि IE, VO अपॉन VI ये क्या है, AV यानी वोल्टेज लाभ, गुणा IC अपॉन I ये क्या है, धारा लाभ। तो AV इंटू अल्फा AP का ये सूत्र बन गया एक, ठीक है, एक सूत्र ये है ही। अब सुनो, ये सूत्र लगाया जाए अगर, तो यहाँ पर या डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं I स्क्वायर, I में क्या बनेगा अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर, और R में बनेगा किसका, प्रतिरोध, तो इसी को लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर गुणा प्रतिरोध लाभ। ये कुछ फॉर्मूले ले सकते हैं, हम यहाँ से भी सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़े वो इन सूत्रों के हेल्प से ले सकते हैं। तो ये हैं, ये नोट कर लीजिएगा। लिख लिया सभी ने, जरा देखो जरा। ओके, अब देखते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था NPN ट्रांजिस्टर का और कॉमन बेस के लिए। अब है NPN ट्रांजिस्टर का कॉमन एमीटर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा। इसमें देखिए, इसको समझते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक में क्या करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ बोर्ड पर समझा देता हूँ, फिर जो एनिमेशन है उसके थ्रू देखते हैं। यहाँ लेते हैं बेस, ये हो गया आपके पास, अभी लिखो मत समझो। यहाँ हो गया एमीटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया एरो, ठीक है। और ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसको कॉमन रखना है, इधर फॉरवर्ड बायसिंग रखनी है और इधर एक रेजिस्टेंस लेके RL लोड रेजिस्टेंस, यहाँ एक बैटरी लगानी है और इसको रिवर्स बायसिंग रखनी है। यही करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ हम बैटरी लगाएं तो P रीज़न है, P से कौन सी बैटरी जुड़ेगी, यहाँ गैप छोड़ देते हैं सिग्नल के लिए, कौन सी बैटरी जुड़ेगी, P है तो पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। दो बैटरी लगा देते हैं सिंपल सी। ये लगा दी। अब यहां पर बोलो रिवर्स रखना है तो N है तो क्या जुड़ेगा, P, ऐसे जुड़ेंगे, क्लियर है। P है तो P, N है तो BP। अब देखो धारा की दिशा किधर होगी, ये एरो नीचे तो एमीटर करंट नीचे आएगी IE, तो इधर वाली धारा IB अंदर जाएगी और ये कलेक्टर धारा भी अंदर ही जाएगी किरचॉफ के नियम से। IE अगर बाहर है, दोनों धाराएं अंदर जानी ही चाहिए। अब इसमें दो सूत्र बनेंगे, पहला वही उसी तरीके से IE बराबर क्या, IB प्लस IC। दूसरा इधर आ जाओ इस जगह पर, C है ये E है, C और E के बीच में वेवांतर VCE, बोलो कितना होगा VCE, C और E के बीच में वही V इक्वल टू E माइनस IR। तो E कितना है, ये EMF है किसके बीच में, C और E के बीच में, ठीक है। तो CE, तो ECE कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे ECE माइनस धारा ऊपर आ रही है IC, इसमें धारा IC बहेगी, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस RL। इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। IE बराबर IB प्लस IC, VCE बराबर ECE माइनस IC RL, मतलब V इक्वल टू E माइनस IR।
अब इधर कहानी सुनो, जैसी पहले कहानी थी, ये प्लस का था तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। पहले हाफ साइकिल के लिए, पहले हाफ साइकिल के लिए ये प्लस ले रहे हैं तो ये प्लस, ये माइनस। अब देखो जरा, क्या दोनों सीरीज में है या एंटी सीरीज में है? सीरीज में। देखो ये प्लस माइनस प्लस सीरीज हो गया। अब सीरीज है तो ये जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, वो क्या होगा? बढ़ेगा। फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज बढ़ेगा। फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज जब बढ़ेगा तो IE बढ़ेगा और IC बढ़ेगा, क्योंकि IB बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं तो IC बढ़ा तो ये बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां कहानी उल्टी आ रही है। जब हम प्लस हाफ ले रहे हैं यहां, तो उसके संगत आउटपुट में नॉर्मल वैल्यू से कम मिल रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस है तो यहां मिल रहा है, नॉर्मल वैल्यू से नीचे मिल रहा है। अब जब हम माइनस लेंगे यहां देखो, जब हम यहां इसमें अगला स्टेप माइनस लेंगे तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, तो ये प्रति श्रेणी हो गए। V इन घटेगा तो ये सब घटेंगे, ये घटेंगे तो ये घटा, ये घटा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा, VC बढ़ गया। यानी जब हमने कम लिया था, नेगेटिव लिया था, तो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आया, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आया तो ये ऐसा आया, प्लस आया। तो आप देख रहे हो, जब प्लस ले रहे हो तो आउटपुट में माइनस, माइनस ले रहे हो तो आउटपुट में प्लस। इसका मतलब निर्गत और निवेशी में जो सिग्नल होते हैं वो विपरीत कला में होते हैं। किसमें? कॉमन एमीटर में। ओबाइनिस्ट उत्सर्जक एम्पलीफायर में निवेशी और निर्गत सिग्नल कैसे होते हैं? विपरीत कलाओं में होते हैं। बिल्कुल सही है, राइट। समझ में आ गई बात? बस इसी बात को सिस्टमैटिक वे में लिखना है और कुछ नहीं है। अब अपन इस कहानी को बढ़ा देते हैं। देखो ये चित्र है, बनाई लोगे इसको। बना लो। बन गया? इसमें भी लिख लो, निवेशी भाग अग्र अवनत में एवं निर्गत भाग पश्च अवनत में होता है। निवेशी भाग अग्र अविनत में एवं निर्गत भाग पश्च अविनत में होता है। निवेशी भाग अग्र अविनत में एवं निर्गत भाग पश्च अविनत में होता है। अगला
निवेशी भाग अग्र अभिनत में एवं निर्गत भाग पश्च अभिनत में होता है। अगला आई बराबर क्या होता है? आई बी प्लस आई सी। आई बराबर आई बी प्लस आई सी। नेक्स्ट, किरचॉफ के नियम से VCE बराबर क्या होगा? ECE माइनस ICRL। VCE बराबर क्या होगा? ECE माइनस ICRL, यही होगा। लिख लिया। VCE बराबर ECE माइनस ICRL। अब फेस रिलेशन देखते हैं, यानी कला संबंध देखते हैं, निर्गत और निवेशी में कला संबंध। VCE बराबर ECE माइनस ICRL, ये सूत्र है मेन, समीकरण 2। प्रथम अर्ध चक्र के लिए ये कहानी है, मेरे ख्याल से आप अपने आप लिख पाओगे। लिखो, मैं बोल देता हूं। प्रथम अर्ध चक्र में आधार फॉरवर्ड बायस में होने के कारण अग्रवनत में होने के कारण उत्सर्जक धारा बढ़ती है। उत्सर्जक धारा बढ़ती है और संग्राहक धारा भी बढ़ती है। संग्राहक धारा भी बढ़ती है। समीकरण 2 से निर्गत वोल्टेज VCE, निर्गत वोल्टेज VCE, निर्गत वोल्टेज VCE, निर्गत वोल्टेज VCE सामान्य मान से नीचे हो जाता है। सामान्य मान से नीचे घटता है। सामान्य मान से नीचे घटता है। सामान्य मान से नीचे घटता है। अतः निवेशी धनात्मक सिग्नल के लिए, निवेशी धनात्मक सिग्नल के लिए, निवेशी धनात्मक सिग्नल के लिए, निवेशी धनात्मक सिग्नल के लिए निर्गत ऋणात्मक सिग्नल मिलता है। निर्गत ऋणात्मक सिग्नल मिलता है। निर्गत ऋणात्मक सिग्नल मिलता है। अब आ जाओ ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए। ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए इसमें क्या होता है? ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए निवेशी, लिखो, निवेशी ऋणात्मक अर्ध चक्र में, निवेशी ऋणात्मक अर्ध चक्र में फॉरवर्ड बायसिंग घटती है, अग्रवनत घटता है। अग्रवनत घटता है, इससे उत्सर्जक धारा एवं संग्राहक धाराएं घटती हैं। उत्सर्जक धाराएं एवं संग्राहक धाराएं घटती हैं। उत्सर्जक धाराएं एवं संग्राहक धाराएं घटती हैं। परिणाम स्वरूप लोड प्रतिरोध के परितः, ऐसा अंत में लिख लो, परिणाम स्वरूप निर्गत वोल्टेज VCE, परिणाम स्वरूप निर्गत वोल्टेज VCE
निर्गत वोल्टेज VCE सामान्य मान से बढ़ जाता है, सामान्य मान से बढ़ जाता है, सामान्य मान से बढ़ जाता है। और निर्गत और निवेशी ऋणात्मक और निवेशी ऋणात्मक सिग्नल के लिए, निवेशी ऋणात्मक सिग्नल के लिए निर्गत धनात्मक होता है। निवेशी ऋणात्मक सिग्नल के लिए, निवेशी ऋणात्मक सिग्नल के लिए निर्गत धनात्मक होता है, निर्गत धनात्मक होता है। तो अंत में ये बात हम लिख सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट दोनों कैसे होते हैं, विपरीत कला में होते हैं। तो निवेशी और निर्गत सिग्नल दोनों विपरीत कलाओं में होते हैं। निवेशी और निर्गत सिग्नल दोनों, निवेशी और निर्गत सिग्नल दोनों विपरीत कलाओं में होते हैं। निवेशी और निर्गत सिग्नल दोनों विपरीत कलाओं में होते हैं। निवेशी और निर्गत सिग्नल दोनों विपरीत कलाओं में होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ लाभ देखते हैं। तो ओवाइनिस्ट उत्सर्जक प्रवर्धक में लाभ, हेडिंग लिख लो, ओवाइनिस्ट उत्सर्जक प्रवर्धक, ओवाइनिस्ट उत्सर्जक प्रवर्धक में लाभ। लाभ क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है करंट एम्प्लीफिकेशन यानी धारा लाभ। अब इनको डायरेक्ट लिखना, धारा लाभ बीटा से डिनोट करते हैं। तो सिंपल बीटा बराबर क्या आएगा आप बताओ? बीटा बराबर IC बटे IB। IC निर्गत में और निवेशी में कौन है? आधार है, और एमीटर तो कॉमन है, तो वो तो कहीं आएगा नहीं पूरी कहानी में इसमें। तो बीटा बराबर आएगा IC बटे IB। AC धारा लाभ वही डेल्टा लग जाएगा उसके आगे, डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। फिर है AC वोल्टेज गेन, AC वोल्टेज गेन यानी AC वोल्टेज गेन, वोल्टेज लाभ AB बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा VC बटे डेल्टा VI, और इसमें भी डेल्टा IC इंटू RO बटे डेल्टा IB इंटू RI, या बराबर बीटा AC गुणा प्रतिरोध लाभ, बीटा AC गुणा प्रतिरोध लाभ, बीटा AC गुणा प्रतिरोध लाभ। अल्फा की जगह बीटा आ गया और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी में एक सूत्र और होता है, इसको कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, GM। GM बराबर होता है AB बटे RL, यानी वोल्टेज लाभ बटे RL, लोड प्रतिरोध, वोल्टेज लाभ बटे लोड प्रतिरोध। ठीक है। ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस अंग्रेजी ही याद रखो इसकी, इसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस। अभी अपन पढ़ेंगे भी ट्रांस कंडक्टेंस, अभी फिलहाल याद रख लो। AC पावर गेन, शक्ति लाभ क्या होगा? निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति बराबर, और क्या बन जाएगा? VI से डेल्टा VC डेल्टा IC डेल्टा VI डेल्टा IB, या बीटा स्क्वायर गुणा प्रतिरोध लाभ, बीटा स्क्वायर गुणा प्रतिरोध लाभ, बीटा स्क्वायर गुणा प्रतिरोध लाभ। लिख लीजिए बीटा स्क्वायर
गुणा प्रतिरोध लाभ, बीटा स्क्वायर गुणा प्रतिरोध लाभ। ठीक है, आएगा, अभी पढ़ाएंगे उसमें। बन गया? अब है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है? क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज होता है ना, इनपुट वोल्टेज में जरा सा भी परिवर्तन करें तो इसके संगत धारा में, आउटपुट धारा में, निर्गत धारा में कितना परिवर्तन हो रहा है, इस अनुपात को कहते हैं हम क्या? ट्रांस कंडक्टेंस। तो ट्रांस कंडक्टेंस GM बराबर होगा डेल्टा IC बटे डेल्टा VB। तो इसकी परिभाषा लिखो, ट्रांस कंडक्टेंस, अंग्रेजी लिखना, निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के सापेक्ष, निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के सापेक्ष संग्राहक धारा में परिवर्तन, संग्राहक धारा में परिवर्तन को ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। संग्राहक धारा में परिवर्तन को ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। तो GM बराबर क्या हुआ? डेल्टा IC, यानी संग्राहक धारा में परिवर्तन किसके सापेक्ष? निवेशी वोल्टेज। निवेशी वोल्टेज कौन है? डेल्टा VB, आधार वोल्टेज। ठीक है, जब हमने कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को नियत रखा है। तो GM बराबर डेल्टा IC बटे डेल्टा VB। इसी बात को हम GM को बीटा AC बटे RI भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप चाहें तो इसको डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे। बीटा बराबर क्या था? डेल्टा IC बटे डेल्टा IB, यही था। बोलो। GM लिखना चाहते हैं, डेल्टा IC का मान लिख दो यहां से, कितना? बीटा गुणा डेल्टा IB बटे डेल्टा VB है, वो क्या होता है? V इक्वल टू IR। IR मतलब डेल्टा IB गुणा प्रतिरोध R इन, IB से IB कट गया, तो ट्रांस कंडक्टेंस आई बीटा बटे R इन, यही आ रहा है। ठीक है, और एक सूत्र ये भी होता है GM का, कितना? AB बटे RL, ये भी लिख सकते हैं। AB मतलब वोल्टेज लाभ, और ये है क्या हो जाएगा? RL। आप कैसे निकालोगे इस चीज को? यहां से निकाल सकते हो, निकल आएगा इधर से। बोलो, या बीटा का मान लिख दो। बीटा बराबर क्या था? डेल्टा IC अपॉन IB। ठीक है, या सीधे सीधे इधर से भी आ जाएगा। डेल्टा, देखो ये GM बराबर आपके पास है डेल्टा IC बटे क्या है? डेल्टा VB। डेल्टा IC अगर इसको मैं बना रहने दूं, ये इसको चेंज कर लूं और डेल्टा VB बना रहने दूं, बोलो, इसको चेंज कर सकते हैं IC को? IC कौन सी धारा है? कलेक्टर धारा है। तो I इक्वल टू क्या होगा? V बाय R।
ठीक है, तो भी कौन सा, वो किरचॉफ लॉ से निकाला था, तो वहाँ रख के आप कैलकुलेट करोगे तो ए भी निकल आएगा। ए भी बराबर होता क्या है, वोल्टेज लाभ, वी आउटपुट यानी वी कलेक्टर में सी और ई बटे वी बी, ये निकल आएगा। तो हम यहाँ से ये जो वी सी यहाँ पर आएगा और नीचे वी बी ऑलरेडी दिया है, तो उसकी जगह पर क्या लिख पाएंगे, ए भी। तो ए भी बटे क्या आ जाएगा, आर एल। तो इसलिए यहाँ से हम इसको ए भी बटे आर एल लिख सकते हैं। कुल मिला के ट्रांस कंडक्टेंस के आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। जी एम बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा वी बी बराबर, और कौन सा, बीटा बटे आर इन और ए भी बटे आर एल। ठीक है, ये याद करना है आपको। अब एक और है कि अल्फा बीटा में रिलेशन। अल्फा किसके लिए था बताओ, अल्फा किसके लिए था, कॉमन बेस के लिए, बीटा कॉमन एमीटर के लिए। तो अल्फा बीटा में रिलेशन देखें, अल्फा और बीटा में संबंध, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है। इसमें आई सी से भाग दे दो, तो आई ई बटे आई सी, आई बी बटे आई सी, और आई सी कट गया, कट गया कि नहीं। फिर आप क्या करो, ये आई सी बटे आई क्या होता है, आई सी बटे आई क्या होता है, आई सी बटे आई ई क्या होता है, अल्फा। आई सी बटे आई बी क्या होता है, तो अल्फा बराबर आई सी बटे आई होता है, बीटा बराबर आई सी बटे आई बी होता है। तो ये तो उल्टा है, तो ये बनेगा 1 अपॉन अल्फा बराबर 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब इसमें इस 1 को इधर ले लो, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 बराबर क्या आया, 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लो जरा, अल्फा इधर 1 माइनस अल्फा बराबर 1 अपॉन बीटा। तो बोलो बीटा बराबर क्या आ गया, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यही संबंध है, कॉपी करो। अल्फा बीटा में संबंध, कभी अल्फा दिया होगा तो बीटा निकालना होगा, बीटा दिया होगा तो उससे अल्फा निकालना होता है। अल्फा का मान बहुत कम होता है, ध्यान देना, और बीटा का मान बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए कॉमन एमीटर ही उपयोग करते हैं ज़्यादातर। अल्फा का तो 1 से भी कम दिया होगा, और बीटा का मान तो 20, 25, 100, 200, 250 ही हो सकता है।
लिख लिया सभी ने? चलो कुछ एक क्वेश्चन करें। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अल्फा का मान 1 से कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। और बीटा का मान 1 से ज़्यादा, क्योंकि अल्फा बराबर होता है आई सी बटे आई, और आई ज़्यादा होता है तो आई सी बटे आई तो 1 से कम ही होगा। और बीटा आई सी बटे आई बी होता है तो आई सी तो बहुत ज़्यादा और आई बी तो नगण्य बहुत कम, तो इसलिए बहुत ज़्यादा होगा। लिखो पहला सवाल है, ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ 0.98 है। ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ 0.98 है, 0.98 है। तो बीटा कितना होगा? बीटा कितना होगा? कितना आ रहा है? 49 आ रहा है सबका। देखो इसने 0.98 धारा लाभ दे दिया, तो हम ये पहचानेंगे कि अल्फा है कि बीटा है। 1 से कम है तो सिंपल अल्फा है, तो अल्फा है। बीटा निकालना है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98 घटा लो, कितना आ गया? 49। तो ये 49 होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सही है सभी का 49। अगला, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में धारा लाभ 69 है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में धारा लाभ 69 है। धारा लाभ कितना है? 69 है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विभा में धारा लाभ 69 है। धारा लाभ 69 है, ठीक है। तो $69 है, तो यदि उत्सर्जक धारा 7 मिली एम्पियर है, उत्सर्जक धारा 7 मिली एम्पियर है, तो आधार और संग्राहक धारा ज्ञात करें। तो आधार और संग्राहक धारा ज्ञात करें। आधार और संग्राहक धारा ज्ञात करें, निकालो। आधार और संग्राहक धारा ज्ञात करें। आधार और संग्राहक धारा ज्ञात करें। आधार और संग्राहक धारा ज्ञात करें, निकालिए सभी। देखिए आपको 69 दिया है। 69 ये क्या दिया, अल्फा या बीटा? बीटा दिया हुआ है 69। अब उसने कहा कि एमीटर करंट 7 मिली एम्पियर है, IE 7 मिली एम्पियर है, तो IB और IC ये दोनों निकालने हैं। अपन ऐसे निकालेंगे, बीटा दिया है तो ये कॉमन बेस है या कॉमन एमीटर है? कॉमन एमीटर है। कॉमन एमीटर हुआ ना, और कॉमन एमीटर में क्या होता है? बीटा बराबर बताओ, IC अपॉन IB। कॉमन एमीटर है IB बराबर 69, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है।
कॉमन अमीटर। अब बताओ, करो इस क्या क्या आ रहा है, 483 बेस आ रही है। बेस करंट कितनी आ रही है जरा बताओ। नीरज कुशवाहा की 0.1 आ रही है बेस। बेस करंट आएगी 0.1 मिली एम्पियर। देखो यहां से IC बराबर ले लो, 69 IB आ जाएगा कि नहीं। अब सूत्र होता है IE बराबर IB प्लस IC। IE क्वेश्चन में दिया है 7 मिली एम्पियर, IB निकालना है। IC इधर से देखा हमने 69 IB हो गया, तो 7 बराबर 70 IB हो गए। IB बराबर 0.1 मिली एम्पियर आ गया। IB 0.1 आ गया है, IC निकालना है, तो यहां पर IB गुणा कर दो। IC बराबर 69 गुणा 0.1, तो 6.9 मिली एम्पियर। ठीक है, 6.9 मिली एम्पियर आ जाएगा। राइट, कर लोगे। हाँ 69 ही लिखा है मैंने। बीटा बराबर क्या होता है, IC बटे IB। नेक्स्ट, NPN ट्रांजिस्टर जिसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक की भांति उपयोग किया गया, उभयनिष्ठ उत्सर्जक की भांति उपयोग किया गया, उभयनिष्ठ उत्सर्जक की भांति उपयोग किया गया। इसमें संग्राहक धारा 10 मिली एम्पियर है। संग्राहक धारा 10 मिली एम्पियर है। संग्राहक धारा कितनी दी है, 10 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्राहक धारा है 10 मिली एम्पियर। उत्सर्जक से 80% इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में पहुंचते हैं। उत्सर्जक से 80% इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, उत्सर्जक से 80% इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। तो IB और IE ज्ञात करें। IB और IE ज्ञात करें। उत्सर्जक से 80% इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच रहे हैं, संग्राहक में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो IE बराबर क्या होता है, IC प्लस IB। ये तो लगेगा ही, बोलो जरा IE कितना है, निकालना है। IC कितना है, 10 है। IB कितना है, ये भी नहीं पता, लेकिन ये पता है, देखो इतना क्या, कि उत्सर्जक से 80% इलेक्ट्रॉन संग्राहक में पहुंच रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि जितनी उत्सर्जक धारा है उसकी 80% संग्राहक धारा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उतनी करंट बनेगी। पूरे के पूरे पहुंच जाएं तो 100% करंट बन जाएगी। I बराबर IC हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, कुछ 5% तो खत्म हो जाते हैं। यहाँ 80% पहुंच रहे हैं, 20% खत्म हो रहे हैं। तो हाँ, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो संग्राहक धारा होगी वो 80% है किसकी, 80% ऑफ किसकी, उत्सर्जक धारा। समझ में आई बात। उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन निकले, संग्राहक में पहुंचे, तभी तो धारा बनी। पूरे पहुंच जाते तो जितनी उत्सर्जक धारा उतनी संग्राहक धारा। 80% पहुंचे तो संग्राहक धारा जो होगी वो उत्सर्जक धारा की 80% होगी। तो
सी 10 है तो 80% IE निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर लो। गुणा भाग करके क्या आ रहा है बताओ। यही आंसर है, लिख दो वहां। क्या आ गया फाइनल आंसर? बोलो कितना आ गया? आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। देखो ऑनलाइन वाले सही बता रहे हैं। 8 क्या आ गया? वाह भाई वाह। गुणा भाग नहीं कर पा रहे, इसलिए तो मैंने मिटा दिया। मैंने कि अभी तुम देख के कर दोगे। देखो इसके सही आए हैं। नीरज कुशवाहा का सही आया है, आरुषि का सही आया है, निशा पाल का सही आया है, सबका सही आया है, शालिनी नामदेव का सही आया है। और आंसर आ रहा है 12.5 मिली एम्पियर। अरे क्या लिखा था यहाँ मैंने? IC बराबर क्या लिखा था? 80% किसका? 80% ऑफ यानी का किसका? IE। तो IC तो दिया ही हुआ है। 80% किसका? इसका। तो ये और ये कट गया, ये चले गया इधर। 100/8। $12.5 मिली एम्पियर आएगा। 8 कहां से आएगा? ये आ गया आपके पास IE। अब निकालना है IB। तो IE बराबर IB प्लस IC। तो IB बराबर आ जाए, घटा दो, 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, क्लियर? कक्षा 3 का गणित है ये, प्रतिशत का। क्योंकि मैं लिखा रहने देता तो फिर तुम दिमाग लगाती 8 कैसे है ये। और मुझे पता था कि एक ने 8 बोला है तो इधर जितने बैठे हैं सब 8 बोलेंगे, और यहाँ से सिग्नल पहुँच जाएंगे पूरे दुनिया में ऑनलाइन, तो वहाँ भी 8 ही बोलेंगे आधे। चलो बहुत हो गए सवाल आज। हाँ मतलब शुरुआत हो गई। अब हम अगले टर्न पर करेंगे सवाल ही सवाल, है ना। और लॉजिक गेट अगले टर्न पर सवाल होंगे और समय मिलेगा तो लॉजिक गेट की शुरुआत कर देंगे। आपको नोट्स मिल गए होंगे, उस नोट्स में ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर के और लॉजिक गेट के भी हैं कि नहीं है? ट्रांजिस्टर के होंगे। तो ट्रांजिस्टर बता, नोट्स हैं किसी के पास? मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक करके लाना। इधर से बता दो। देखिए यहाँ से इसको कंप्लीट कर लीजिए आप। क्वेश्चंस जो दिए हैं पेज नंबर 5 पर। 5 के तो बहुत सारे मैंने करवा दिए, मेरे ख्याल से सभी करवा दिए थे 5 के। तो ये 16 क्वेश्चन करवा दिए थे डायोड के पूरे। और पेज नंबर 7 से स्टार्ट करना है, 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 से आप स्टार्ट करें, और 17 के बाद कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं पूरे ही कर लो, निशान क्या लगाना है ना। अब 77 कितने, 79 को 81 क्वेश्चन है मात्र छोटे।
है ना, मात्र 81 क्वेश्चन है। और इनके जो कठिन क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन पीछे होंगे थोड़े बहुत, तो उनको कर लेना। फिर एक डीपीपी है पीछे, आप देखेंगे, और एक डीपीपी 41 क्वेश्चन की और है। तो ये डीपीपी कंप्लीट कर लो, 81 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लो। अगले टर्न पर इनमें से आप जो पूछेंगे वही मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ एक मुझे कराने हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के वो मैं कराऊंगा, और बाकी इनमें से जो आप पूछेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप करके रखना, और आपके जो ऐप है वहाँ पर क्वेश्चन नंबर पोस्ट कर देना, क्वेश्चन नंबर पोस्ट कर देना, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास में आके सबसे पहले वही बता दूंगा, तो समय बच जाएगा, ठीक है। इतना कर लो, चलो।